नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार नॉलेज प्लस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हिस्ट्री क्लास की थर्ड लेक्चर है। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसमें दे रखा है नदी घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो हम आज जानेंगे कि नदी घाटी सभ्यताएं क्या होती हैं, आखिर आकार इन्हें नदी घाटी की सभ्यता ही क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, इसके समकालीन और भी तमाम सभ्यताओं के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आज कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ लोग नगरों में रहते हैं। दोनों ही जगह का रहन सहन में भी कुछ न कुछ समानताएं होती हैं और कुछ अंतर भी होते हैं। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में कुछ नगर थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की ही तरह हुआ करता था। ऐसे उस समय के अवशेष बताते हैं, जैसे कि आज के समय में व्यवस्थित ढंग से मकान बने हैं, सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं, सीवर बने हैं और उन बेहतर ढंग से ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। तो कुछ अवशेष मिलते हैं प्राचीन समय के, तो उन अवशेषों से भी हमें यही जानकारी मिलती है कि अरे भाई, हमारे समय से पहले भी, हजारों साल पहले भी कोई ऐसी सभ्यताएं थी कि आज की सभ्यता से काफी आगे थी और लगभग लगभग आज की सभ्यता के मुकाबले बराबर थी। तो हम देखते हैं क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो विश्व के प्राचीन नगर जो है और सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। अब नदियों के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने भी अधिक अन्न उत्पादन करने में मदद की। नदी किनारे सभ्यताओं का बनना ऐसा है कि जैसे नदी के किनारे उनको पानी भी मिल जाना है, खेती होएगी, खेती के लिए भी पानी, उनको खुद के लिए पानी, फसल भी उनके वहीं पर हो जाने हैं। इंसान खेती करना सीख ही चुका था, पिछले चैप्टर में देखे थे, तो वो इकट्ठा होकर के रहना भी सीख लिए थे। और मुख्य भाग जो है इंसानों की जरूरत, वो है पानी, जो कि नदी से मिल जाता है। तो इसलिए लोग नदी के किनारे रहना ज्यादा पसंद करते थे और नदी के किनारे अधिकतर सभ्यताएं इस वजह से उत्पन्न हुई। अब नदी की वजह से होने से फायदा क्या हुआ कि अधिक अन्न उत्पादन हुआ और अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ हुए, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान और सुरक्षित होता था। या किसी सामान को वाहन के माध्यम से ढोकर लेकर जाए तो ये महंगा पड़ता था और जानवरों का भी बोझ है। पर नदी के माध्यम से तो जल के बहाव में जा रहा है, इसमें कम मेहनत पड़ती थी। खैर, नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य कम काम धंधों का भी अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की भी उपलब्धता होने लग गई। उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। इसी तरह से भाई उन्नति होती रही और नदियों के किनारे की जो सभ्यताएं हैं वो विकसित होती रही। जैसे कि हमारी ये सिंधु घाटी की सभ्यता है या सिंधु नदी की सभ्यता है, जो कि सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। जैसे कि ये आप देखिए, ये जो पीले कलर में जो दिख रही है सभ्यता, वो
ये देखिए आप, यहाँ पर इसमें भी दिख जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ पर है हड़प्पा, ये गुजरात का धोलावीरा है, ये बीच का मोहनजोदारो है। इन सब के बारे में आप जानेंगे। इस चित्र में तो ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, पर इस चित्र में आप समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता किस तरह से विकसित थी और कहां से कहां तक थी। ये ऊपर के हिमालय से ले जाकर करके नीचे के गुजरात तक पाकिस्तान का क्षेत्र कवर करता है, अपने यूपी तक आता है, तो काफी बड़ा क्षेत्र इसने कवर कर रखा हुआ है। अब खोज कैसे हुई? हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व का अर्थ ही होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब कैसे हुई खोज? हुआ ऐसा कि सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेज का राज था, जब अंग्रेज यहाँ पर थे, उस समय की बात है कि इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। और हड़प्पा नामक के स्थान की खोज कैसे की, हमने इससे इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ बताया था कि उस समय पंजाब से ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी और खुदाई का काम चल रहा था, जिससे वहां पर कुछ ईंट पत्थर मिले और फिर उसके बाद खुदाई की गई तो पूरी पूरी दीवार, और फिर पता चला कि पूरा पूरा शहर ही इस तरह से निकल आया, छोटा सा। तो हमें अंदाजा मिला कि हाँ भाई, यहाँ तो पुरानी सभ्यता है और ये हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता रख दिया ऐसे नाम। और पुरातत्व विद हमने बताया था आप लोगों को, जो अवशेषों की जो जांच परख करते हैं, उनका समय काल का पता लगाते हैं, ये सब पुरातत्वविद होते हैं। तो ये हुआ कि पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों को अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि भाई, यह एक तो नगरी सभ्यता का अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसे लोग मोहनजोदारो कहते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ ये है कि मृतकों का टीला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके इसमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये मिलेगी कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की है। लगभग 2500 ईसा पूर्व से हड़प्पा सभ्यता शुरू है। कब खोज हुई? सन 1921 में खोज हुई। और मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब क्या हुआ कि भी हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। पुरातत्वविदों ने इस स्थल की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा पूरा शहर निकल आया। अब बताइए, हर अब नगर ही नगर, धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई, तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में भी हैं। भारत में रोपड़, जो कि पंजाब में है, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, लोथल, जो कि गुजरात में है, तथा दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में।
ये सारे सारे मुख्य पुरा स्थल है। जैसे कि हड़प्पा मिला था, वैसे ही ये भी पुरा स्थल मिले हैं। अब मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर पुरा स्थल स्थित है। ये प्रश्न बनता है कि आलमगीरपुर पुरा स्थल कहाँ स्थित है, तो बताएंगे क्या? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जो कि हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थल पुरा स्थल स्थित है। पुरा स्थल से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मतलब वहां भी जो ऐसे पुरा स्थल मिले हैं, हड़प्पा कालीन मतलब नहीं कि हड़प्पा सभ्यता की वो है, मतलब हड़प्पा कालीन का अर्थ ये है कि उस काल का लगभग वहां पर जो भी पुरा स्थल मिले हैं लगभग वो भी 2500 साल पुराने हैं, ईसा पूर्व से। आज के देखा जाए तो लगभग अब तो 4500 5000 साल पुरानी चीजें हो गई आज के समय से। अब नगरों की विशेषताएं क्या थी, देखिए कैसे नगर हुआ करते थे। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया जाता था। पहले वेल प्लान बना के करते थे। ये नहीं कि आजकल इधर मकान बना दिया उधर मकान बना दिया, बाद में सड़कें बन रही हैं, तो कहीं सड़कें चौड़ी हैं, कहीं गलियां है, कहीं से कार जा रही है तो आगे जाके फंस जा रही है। ऐसा सिस्टम पहले नहीं था, जबकि बताइए वो कितना पुराना समय है। वहां की सड़कें अच्छी खासी चौड़ी हुआ करती थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। जैसे कि हम लोग अपनी गली से निकलते हैं तो आगे चौड़ी सड़क मिलती है, फिर उस सड़क से और आगे निकलते हैं तो और बड़ी चौड़ी सड़क निकलती है, फिर हाईवे मिलता है। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाया करती थी। मतलब पूरे 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को क्रॉस करती थी। सड़कों किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी और हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। जो कि नॉर्मल सी बात है, आजकल भी ऐसा ही होता है। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। और हम लोग कितना जागरूक हैं ये तो आपको पता ही है। घर का कूड़ा सड़क पर जा रहा है, सड़क का कूड़ा कहीं और बिखर रहा है इधर उधर। यहाँ पर इस चित्र में आप देखेंगे कि नालियां साफ करते हुए व्यक्ति। इसमें आप खास तौर से ये देखेंगे कि सड़क के बीचों बीच से नालियां जा रही हैं। एक ही नाली, आज के समय में हम लोगों को देखते हैं कि सड़क के दोनों तरफ नालियां हैं, इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे, पर इसमें एक ही नाली बनी हुई है और जो कि पत्थर से पाट दी गई है कि कोई इधर उधर से गिरे नहीं। और जितना भी गंदा पानी है, सीवेज है, सब नाली के अंदर से ही नीचे नीचे निकल जाए। भवन निर्माण कैसे हुआ करते थे? भाई उत्खनन मतलब कि खुदाई की गई। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो कि आयताकार थी। अब आयताकार नहीं आपको समझ में आ रहा तो चौकोर समझ लीजिए, चौकोर थी। कई दो मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से प्राप्त पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। अच्छा, प्रत्येक घर के बीच में क्या होता था? एक आंगन होता था। जैसे कि आज भी सभी घर में, अब शहरों को छोड़ दिया जाए, लगभग गांव के हर ही मकान में एक बड़ा सा आंगन होता ही होता है। शहरों में अब कम देखेंगे क्योंकि उतनी जगह ही नहीं है। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नानागार का उचित प्रबंध था। भाई रसोई घर भी है, शौचालय भी, स्नानागार भी है। आज के समय गांव की तरह नहीं है कि लोटा लेकर के बस जा रहे हैं खेतों को। उस समय भी शौचालय की व्यवस्था और स्नानागार की व्यवस्था होती थी।
दो मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। यही सीढ़ियां नीचे से ऊपर और वही सीढ़ियां ऊपर से नीचे आती हैं। खैर, आगे देखिए, ये है समय रेखा। ये जो चित्र दिखा रहे हैं ये है समय रेखा। इस समय रेखा ऐसे है कि ये 2500 साल ईसा पूर्व से लेकर करके 1520, लगभग 1500 साल पहले की बात है। अब आगे चलते जाएंगे इधर, इससे इधर बढ़ते जाएंगे। तो इधर कहीं जन्म हुआ होगा ईसा मसीह का सन 2000 में। इस सन 2000 के बाद ईसवी चालू हो गया और आज, सॉरी, सन 0 में, और आज सन 2000 आ रहा है। 2000 से हम पहुंच गए 2023 में। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो जन्म से पहले ये ईसा पूर्व हो गया, और ये जो जन्म के बाद की बात है अब वो ईसवी में चल रहा है। हम लोग ईसवी में चल रहे हैं। और बात ये जो हड़प्पा सभ्यता बताई जा रही है वो ईसा मसीह के 2500 साल पहले की बात है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। फिर देखते हैं कि जैसे कि इस चित्र में देखिए आप, चित्र में इस इमारत की दीवारें देखिए, कितनी ऊंची दीवारें हैं। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। अब पक्की ईंटों की बनी है तो भैया क्या, इससे क्या पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी। मुझे तो सीआईडी की याद आ गई। दया पता करो। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले। गोदाम जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता है, या कोई भी ऐसी चीज जिनका थोक रूप से उसको रखी जाती है चीजें, उसे गोदाम कहते हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता था। ये अनाज के गोदाम थे। ये देखिए दरवाजा, ये दिख रहा होगा एक गोदाम, ये दिख रहा है चित्र। इस चैप्टर में यही खासियत है कि पर्याप्त मात्रा में चित्र दे रखे हैं। ये दरवाजा है, गोदाम। ये मोहनजोदाड़ो के टाइम की है, उसी स्थान पर मिली है गोदाम में। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार भी मिला, मतलब स्विमिंग पूल आज के समय के कहें। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ये देखिए, ये स्नानागार है। ये इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इधर देखेंगे आप, ये जो इधर किनारे किनारे हैं सब कमरे हैं। अब रहन सहन को देखते हैं कि रहन सहन का खान पान ये सब कैसा था। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। आज की तरह चाउमीन, बर्गर और पास्ता का कोई रास्ता नहीं था उधर। ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मतलब अच्छा खासा डेवलप हो गया था मामला कि यहाँ पर कपड़े सूती वस्त्र भी बनने लग गए थे, ऊनी वस्त्र भी बनने लग गया है। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंट, ये सब इनके पालतू पशु थे जो कि आज भी हैं। हार, कंगन, पाजेब, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे जो कि आज भी हैं। इनके अलावा बिना तो महिलाओं का काम नहीं चलना है। मनका बनाने का कारखाना चुन्होदरों से प्राप्त हुआ। अब मोहनजोदाड़ो जहां पर आपको दिखा था, मोहनजोदाड़ो से ही कुछ नीचे जो है इधर चुन्होदरो भी मिल जाएगा। देखिए, ये है, ये देखो, ये मोहनजोदाड़ो और ये है चुन्होदरो।
आप भी भाई मिट्टी के मकानों के मनकों के आभूषण बनाइए, प्रयास करिए। जैसे हम लोग मिट्टी के रस बचपन में वो पहिए बनाया करते थे, चलाते थे लकड़ी लगा करके। अच्छे खासे आभूषण हैं इसमें। आगे देखते हैं देवी देवता। अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए। संभवतः यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। ये देखिए भाई मूर्ति, अभी देखते हैं। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंस के सींग का चित्र है। ये देखिए, ये जो पत्थर के ये दिख रहा है, और उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंस के सींग का चित्र है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यहाँ कोई देवता होंगे, संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं को देवता मान करके पूजते थे। आपने सुना होगा अभी मोहनजोदड़ो मूवी आई थी, आप उसको देखिएगा जरूर यदि समय मिले तो। एक सींग वाला बकरा जो था उसको पूजा जाता था। यहाँ पर ये मात्र देवी इनकी बनी हुई है, पत्थर की ये मूर्ति मिली। ये माना जाता है कि ये उनकी देवी होंगी, संभवतः हो सकती हैं, क्योंकि तो हम लोगों का अंदाजा है पुरातत्ववेत्ताओं का। हो भी सकता है कोई खिलौना भी हो। यहाँ पर इस पत्थर में देखिए ये देवता मिले हैं, इनकी ये सींग निकली हुई है, देखिए ऐसे आपको इससे दिखेगा। ये देखिए ये सींग टाइप ऐसे है, ये इधर जा रहा है, ये इनका मुंह है, ये इनके हाथ हैं, और ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। ये इनके पैर। अब काफी हद तक के देवता बन गए। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसी भी बनी मिली। इसपे पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसी भी मिली मोहरों पर। शायद वे इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम सब अंदाजा ही लगा सकते हैं, पक्की तरह से कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी चीज पड़ी मिली तो वास्तव में क्या वो खिलौना रहा हो या किसी की कला रही हो ऐसी, और या हो सकता है कुछ तो पूजा करते हो। जैसे आज के समय में भी तमाम मूर्तियां हैं, यदि वो किसी तरह से आज की सभ्यता नष्ट हो जाए और कोई चीज मिल जाए और हमारे जाने के 1000 साल बाद 2000 साल बाद फिर इसकी खुदाई हो तो कोई ना कोई मूर्ति मिलेगी। अब वो मूर्ति पता नहीं किसी काम की है कि नहीं है अपनी, और उनको दिख जाए तो क्या पता वो देवता ही मानने लग जाए कि हाँ भाई हम लोग उसकी पूजा करते थे। ये सब अंदाजन बातें हैं कि ऐसी संभवता हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि ये सब उनकी कलाकृतियां रही हो, अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक तरीका रहता हो। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी। पहली क्या थी कि भाई मातृ शक्ति की उपासना करना, शिव की पूजा करना, वृक्ष पूजा और पशु पूजा, मतलब कि एक प्रकार के वो प्रकृति पूजा भी करते थे। आज आप कुछ अंदाजा लगाइए कि ये जो ऊपर बातें बताई गई हैं, क्या आप लोग इन चीजों को आज भी मानते हैं? इन चीजों को मानने के पीछे क्या कारण हो सकता है, सोचिए और बताइए। ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम लोग देखते हैं काम धंधे उनके क्या रहे होंगे। ये देखिए पत्थर का भाला, कितनी नुकीली है। अब इसी में पीछे डंडी बांध कर करके ये नुकीला वाला भाग आगे पत्थर में और पीछे कोई बांस की लकड़ी या
कोई भी ऐसी लंबी डंडी लगा देते जिससे लंबा भाला बन जाता था। अब यही सोचने वाली बात है कि आखिरकार पत्थर को पत्थर से कैसा बनाया होगा इतना नुकीला, जबकि लोग जो है पत्थर से औजार व हथियार बना लेते थे, तो उन्हें धातु की चीजें बनाना क्यों शुरू किया होगा? जब भाई पत्थर से अगर ये लोग इतना अच्छा बना ही लेते थे तो धातु से क्यों बनाना सीखा? अब इस सब के बारे में जानेंगे। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघिया उस तरह प्राप्त हुए हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो घरेलू चीजें भी हैं वो सब प्राप्त हुई खुदाई के दौरान। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उससे साफ करने तथा आग में पिघला करके चीजें बनाने के तरीके से परिचित थे। भाई तभी तो वो तमाम प्रकार के धातु की चीजें बना पा रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में। अब कांसा जो बनता है तांबा और टीन को मिला करके बनाई गई धातु है। इससे ये पता चलता है कि उन्हें मिश्र धातु बनाने की भी कला का ज्ञान था। आश्चर्य की बात तो ये है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। भाई हो सकता है ये क्या नाम ये वाली जो धातु या कांसा जो बनाते हैं हम, पत्थर के जो हथियार हैं जितने मजबूत होते थे, कांसा और धातु के हथियार उतने मजबूत न होते हो, और वास्तव में नहीं होते हैं। कांसा और ये तांबा इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाया करते थे। अब हर कोई तांबा खोदने थोड़ा निकल जाएगा, न उसको साफ करते बनेगा। पत्थर आसानी से मिल जा रहा है, अपना औजार बना लिया। इस तरह से पहले इतना ज्यादा उनको शुद्ध करने का तरीका भी नहीं पता होगा, और ये धातुओं के हथियार ज्यादा मजबूत बन नहीं पाते होंगे। अब इस बैलगाड़ी को देखिए आप। ये बैलगाड़ी में दो बड़ी खोज छिपी हुई है। क्या है वो? एक है पहिया और दूसरा है बैलगाड़ी। इस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था। भाई पहिया जो है बहुत ही बड़ी खोज थी। इसमें बड़े से बड़े काम को आसानी से किया जा सकता था। बहुत भारी चीज को भी उठा करके हम गोल लट्ठों में घुमा घुमा के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता था, जिसको हिलाना भी मुश्किल होता था जिन सामान को। आज के समय में भी देखिए हम लोग लंबी दूरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसकी वजह से? पहिए की वजह से। आजकल पहिए अगर गाड़ी में ना हो तो क्या हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? फिर पैदल ही साधन रहेगा या तो फिर जानवर। अब पहिए का गोल होना भी बहुत जरूरी है। चौकोर पहिए तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, नहीं तो हर गोल घूमते हुए पहिए में आप झूला झूलते हुए जाते हुए ऊपर नीचे। खैर, तो उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे। जैसे आज के समय में भी चाक का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, और बहुत ही सुंदर बर्तन बनते हैं। ये भी देखिए, जो बर्तन दिख रहा है आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बर्तन है। अब ये देखिए, इन चित्रों में दिख रही चीजों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे।
नगर के लोग अपनी जरूरत की सब चीजें घर पर नहीं बनाते थे। जैसे कि आज हम लोग भी सारी जरूरत की चीजें घर पर कहाँ बना सकते हैं। इस दुकान से ले लिया, उस दुकान से ले लिया, इस कारीगर को बुला दिया, उस कारीगर को बुला दिया, भैया हमारा ये चीज बना दो। हलवाई को बुला दिया, खाना बना दिया। बढ़ाई को बना दिया, बुला लिया, कुर्सी बना दिया। ठीक। और मिस्त्री को बुला दिया तो अपना घर बना रहा है। मूर्तिकार को बना दिया तो मूर्ति बना रहा है। अब ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहले तो पूछेगा कि नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता से मिली, तो आप बताएंगे भाई मोहनजोदड़ो से। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति बनी है वो किसकी है, नर्तकी की है, किस धातु की है, तो क्या बताओगे, कांसे की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। और ये सेलखड़ी से बनी मूर्ति, ये सेलखड़ी है, ये इससे बनाई गई मूर्ति है। नगर के लोग अपनी जरूरत की सभी चीजें घर पर नहीं बना पाते थे। अलग अलग चीजों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी अपनी चीजें बनाकर दूसरों को बेचा करते थे और व्यापार होता था इस तरह से। अब व्यापार होता है मतलब वस्तु विनिमय होता है। वस्तु विनिमय का मतलब ये है कि आपने हमको कुछ सामान दिया, उसके बदले हमने आपको कुछ सामान दे दिया। इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे कि आप हमें चीनी दे दो, हम आपको चाय पत्ती दे दें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नाटक किसका था? आगे देखिए, वस्तु विनिमय। हड़प्पा सभ्यता के लोग इस वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। समझ रहे हो ना, एक वस्तु उन्होंने दी और हमसे एक दूसरी वस्तु ले गए। इसके लिए वे रुपए या सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपए और पैसे का प्रचलन था ही नहीं। वस्तु विनिमय का अर्थ ये हो गया कि भाई वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना और देना। ठीक, समझा ना चीज। अब व्यापार देखिए कैसे क्या हुआ। हड़प्पा काल के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली। भाई पत्थर के हाथी दांत मतलब उनकी भी वस्तुएं मिली। इतने कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थीं। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की आकृतियां, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हुई। ये देखिए, ये सब मोहरे हैं। इसमें देखिए जानवर बना है, इसमें सांड बना है, इसमें गेंडा बना है। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांध कर करके उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। जैसे कि आज के समय में टैग इस्तेमाल करते हैं कि अपने सामान के साथ ये टैग लगा दिया, ये लो भाई ISI मार्क है, ये हमारी कंपनी का है, ये तुम्हारी कंपनी का है। इसी तरह से ये गीली मिट्टी पर अपनी एक मोहर छाप देते होंगे जिससे जानकारी मिल जाती होगी कि हाँ भाई ये फलानी कंपनी की चीज है। आगे देखते हैं कि तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। उस समय भी पैमाना होता था नापने के लिए। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया जो कि इराक में है। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के भी बीच व्यापार होता था। अब जाहिर सी बात है भाई, मोहर वहां पर मिली है तो सोचिए इराक कहाँ है और ये सिंधु सभ्यता कहाँ है। पिछले लेक्चर में हमने ये भी दिखाया था, मैप पर दिखाया था पूरा। अब उनकी लिखावट देखते हैं कैसी है। भाई व्यापार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लिखते होंगे, फिर उसके बाद लेखा जोखा तो रखेंगे, नहीं है तो पढ़ाई लिखाई तो करेंगे कुछ ना कुछ अपनी।
उसके लिए लिखेंगे। अब इनकी लिखावट थी कैसी, अब ये जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे थे। किस पर? मोहर पर। ये जो चौकोर चौकोर मोहर दे रखे हैं, इस पे कुछ लेख लिखते थे। ये देखिए, ये लेख लिखे हुए हैं। ये अपने समझ के बाहर है, गोल पहिया सा। तो संकेत के रूप में लेख लिखे हैं जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। अब हम लोगों को पहिया लग रहा है, उनके लिए वो अक्षर है, क्योंकि ये बताता रहा है कि उनके अक्षर जो है चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं। आज भी हम नहीं जानते हैं कि भाई लिखा क्या है, आखिरकार ये चित्र कहना क्या चाहता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत भी रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल हमने बताया था पिछली क्लास में कि चीज मिली तो है, पर उसको हम पढ़ नहीं पाए। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। और लोथल मैंने आपको बताया था ना, गुजरात में, और धौलावीरा, ये सब समुद्र के किनारे किनारे के क्षेत्र हैं, लोथल। तो इनसे ये पता चल रहा है कि क्या नाम है, समुद्र के माध्यम से, रास्ते से व्यापार हुआ करता था। अब नगरों का खत्म होना, अब देखिए नगर कैसे खत्म हो गए। बहुत सारे अंदाजे लगाए जाते हैं। आज से 4 या 5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। अब नष्ट होने का क्या कारण हो सकता है? भाई क्या पता, बहुत बड़ी बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, महामारी मतलब बीमारी फैल गई हो खूब, या किसी बाहरी व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया हो। यह हो सकता हो कि गांव में लग गई आग और सवारी निकल के भाग। या फिर हो सकता है कि आर्यों का आना हुआ हो और उन्हें आक्रमण किया हो और ये लोग वहां से भाग गए हो। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता में विशिष्ट देन थी, कि मतलब यहाँ की सभ्यता जो है नगरों का निर्माण कला, और जो घर बनाते थे ये लोग, सड़कें बनाते थे, उच्च कोटि की थी। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया, जो कि हम आज के समय में भी करते हैं। पानी निकासी हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था थी। सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की समुचित व्यवस्था की नालियों की। अब हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद सैकड़ों वर्ष तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। अब हो सकता है कि इधर उधर छोटे छोटे गांव बने हों, पर इतना बड़ा नगर नहीं बस पाया। सैकड़ों वर्ष हो गए और ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी बन पाई कि वो इस तरह के नगरों को विकसित कर सके। अब यहाँ पर कुछ मुख्य तथ्य और भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि ये दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत ही शांतिप्रिय थे। अब क्यों थे? क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। अब अस्त्र शस्त्र कम मिले हैं तो भाई कम लड़ाई करते होंगे, ज्यादा से अपना व्यापार में देते होंगे। यहाँ सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब कांसे के ही अधिकतर चीजें उनको मिली। जो भी बर्तन थे कांसे के थे। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ये भी प्रश्न बहुत बनता है।
सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता को ही जाता है। कपास के जिनसे सूती कपड़ा बनता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का भी प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आज हम लोग जिस तरह से लिखते हैं ना, जिस तरफ से स्टार्ट करते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं, उस काल में लोग उसके जस्ट उल्टा करते थे। वो इधर राइट साइड से लिखते थे और लेफ्ट साइड को जाया करते थे, और हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से लिखते हैं और राइट साइड को जाया करते हैं, और पन्ना जो है आगे की ओर पलटते हैं। इन्हीं के साथ साथ विश्व की कुछ प्राचीन सभ्यताएं भी रही हैं हड़प्पा के साथ। ये पूरा देखिए विश्व का जो मैप है, इसमें कुछ सभ्यताएं दे रखी हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये जो पीला पीला, ये है अपना हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है ईरान के पास, ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो नदी दिख रही है इतनी बड़ी सी, ये है नील नदी। यहाँ पर है मिस्र सभ्यता। ये जो नदी दिख रही है, ये चीनी सभ्यता दिख रहा है। और फिर यहाँ पर एक सभ्यता दे रखी है, ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी क्रीट सभ्यता। तो कितनी सभ्यता हो गई, 1 2 3 4 5, पांचों सभ्यता देख ली। अब इसके बारे में जान लें कि भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता, देखिए ये प्रतीक देखिए मछली के और ये बैल के ये प्रतीक है। इससे पता चलता है कि इनकी जो शैली है वो चित्रात्मक थी। हम लोग काका का घर बना के लिखते हैं या ABCD बना के लिखते हैं, और ये चित्र ही बना देते थे उस चीज का। लगभग 2000 ईसा पूर्वीय सभ्यता दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये देखिए है, ये है दजला, ये है फरात। ये जो पीला वाला जो चित्र दिख रहा है ना, ये है आपका यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये है दजला नदी, ये है फरात नदी, बीच में पिंक पिंक जो है, ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस जगह यहाँ पर इराक है, ईरान इराक, और ये अपनी सिंधु सभ्यता। यहाँ की मोहरें बताइए यहाँ मेसोपोटामिया में मिली। पता चलता है कि इनके बीच में जो है व्यापार होता था। अच्छा, तो क्या होता था भाई, दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ये है जिगुरत। अब जिगुरत क्या चीज, वह पवित्र स्थान जहां पर नगर का देवता निवास करता था। ये भाई इतना बड़ा महल होता था उनका, यहाँ पर उनके देवता निवास करते थे। ये जनता है उनकी श्रद्धा के लिए आई। मंदिर में जाते लोग, यह जिगुरत लगभग 21 मीटर ऊंचा है। व्यवस्था देखिए आप कितना बेहतर है, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना उस समय। और यहाँ पर देखिए पिरामिड भी आपको दिख रहे हैं, चित्र में देखेंगे ये पिरामिड, ये पिरामिड, ये पिरामिड, तमाम पिरामिड दे रखे हैं मिस्र के मेसोपोटामिया की सभ्यता में। दजला एवं फरात दो नदियों के किनारे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, मतलब क्या कि सिंधु सभ्यता से भी बहुत ज्यादा पुरानी। और आज से अगर देख लिया जाए तो 7000 साल लगभग पुरानी। सिंधु सभ्यता को देखा जाए आज से, तो सिंधु सभ्यता तो 5000 साल पुरानी है। और इसको आज से अगर देख लिया जाए तब तो भाई ये 5000 साल ये, और ईसा मसीह के बाद 2000 साल ये, 7000 साल हो गए। सोचिए इतनी पुरानी सभ्यता, और इस सभ्यता की पिरामिड आज भी हमको मिलते हैं। पर अभी तक बहुत ज्यादा अच्छी खासी खोज नहीं हो पाई पिरामिड की वजह के लिए, क्योंकि आखिरकार ये पिरामिड की
मुख्य कारण क्या था बनाने का, इतनी ऊंची ऊंची पिरामिडें बनाने का। और बहुत सारे रिसर्चर्स इसमें रिसर्च कर रहे हैं। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। क्यों? क्योंकि नील नदी के किनारे हैं, और नील नदी ही एक ऐसी व्यवस्था है इनके लिए जिनकी वजह से इनकी पूरी पूरी सभ्यता बन पाई। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगा करके उसे पतले एवं मुलायम कपड़ों से ढक देते थे। अब देखिए प्रश्न क्या है, कौन सा लेप लगाते थे? नाइट्रोजन नामक लेप। मिस्र सभ्यता कितनी पुरानी? ईसा मसीह से भी 5000 साल पुरानी। ठीक। और मिस्र सभ्यता को किस नदी का वरदान कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते हैं। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता है। अब हॉरर मूवीज में आपने देखा होगा मम्मी कैसे खड़ी होकर के आपको डराती है, सफेद कपड़ा लपेटे हुए होते हैं इसमें। द मम्मी मूवी देखिएगा। आप सोचते होंगे कि मूवी के लिए बहुत ही बोलते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर मूवी देखते हैं अगर इस तरह की, तो बहुत अच्छी आपकी मेमोरी बन जाती है उस चीज को समझने के लिए, उस समय की चीजों को समझने के लिए। मतलब इसमें तो आप किताब में चित्र देख रहे हैं, उसमें तो आप विजुअल देखेंगे सामने। ये जो पिरामिड दे रखा है कि पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं एक तरीके से। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। और जैसे इनको दफनाया उसमें ताबूत में, इनके कुछ मुख्य चीजें भी रख दी गई। इनके मुकुट, इनके वस्त्र, इनके खाने पीने की कुछ चीजें भी रख दी गई। ये है पूरी पूरी नील नदी। यहाँ पर है मिस्र की सभ्यता। अब हम देखते हैं क्रीट सभ्यता। ये जो हमने दिखाई थी ना छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी, ये देखिए ये जो है क्रीट सभ्यता। ये क्रीट सभ्यता कहाँ है? देखिए ऊपर ये जो हमने बताया था बीच में, ये चीज, ये देखिए ये चीज, ये है क्रीट सभ्यता। अब क्रीट सभ्यता के बारे में देख लेते हैं कि क्रीट सभ्यता 3000 ईसा पूर्व है। मतलब कि ये मान के चलिए ये लगभग सिंधु सभ्यता के आसपास की जगह, आसपास का टाइम है इसमें भी। और मिस्र सभ्यता तो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि पूरी तरह से द्वीप है, किसी एक देश से जुड़ा नहीं है। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई है। जो इधर वाला जो नीला नीला दिख रहा है सागर, ये जो सागर है वो भूमध्य सागर है। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तन की मांग दूसरे देशों में भी बहुत थी। ये देखिए ये क्रीट सभ्यता की जो है अच्छी खासी सुंदर चित्रकारी है। और ये बताइए पूर्णतः हाथों से ही बनाई गई होगी, पूरी तरह से हाथों से ही बनाई गई होगी। और इसमें ज्यादा कुछ खास जानकारियां दी नहीं गई हैं, आप लोगों के सिलेबस के अनुसार बस नहीं है। चीन सभ्यता देखिए 2500 साल पुरानी है। ये भी लगभग सिंधु सभ्यता के आसपास के क्षेत्र की ही है। यह सभ्यता होंग हो नदी के किनारे विकसित हुई है। और सॉटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया। कागज का आविष्कार भी सर्वप्रथम चीन ने शुरू किया। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, चीन की सभ्यता कितने साल पुरानी? लगभग 2500 ईसा पूर्व तक। कौन सी नदी के किनारे? होंग हो नदी और यांग टिसी क्यांग। क्या? यांग टिसी क्यांग। ना समझो तो गाना बना लेना उसका। अब कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। चाय का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। जो आज हम लोग चाय पीते हैं इसकी खोज भी चीन में ही हुई। अब इन्होंने कागज की खोज की। जब कागज की खोज जब इन्होंने तब की, तब इससे पहले कब कैसे में लिखा करते थे? बताया था हम तुम लोगों को, ताम्रपत्र और
ताड़पत्र, भोजपत्र, ये सब इन्हीं से लिखा करते थे। पत्थरों में गुदवा दिया करते थे, चट्टानों में। और अगर इस सभ्यता इन सभ्यताओं के बारे में की जाए तो क्या नाम है, ये कोई लिखित चीज मिल नहीं रही है। कुछ पत्थरों में कुछ ना कुछ चित्रकारी इनकी मिल गई, मतलब उनके लिए कोई लिपि है पर अपने लिए चित्रकारी है। ये देखिए, चीनी अक्षर में लिखा हुआ शब्द ये है किताब। ये क्या लिखा हुआ है? किताब। ये बांस की बनी चीनी किताब है। ये बांस के जो लंबे लंबे काट लिए गए, फिर इसको जोड़ दिए गए रस्सी से, इसको गोल गोल फोल्ड करके रख देते हैं। इस तरह से इनकी किताब बन जाया करती थी। तो आज हमने क्या क्या सीखा, जब कुछ पूछते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? प्रश्न बताइए। नगरीय सभ्यता। हड़प्पा कालीन नगर बसे थे। कहाँ बसे थे? आजकल के गांव की तरह, या टेढ़े मेढ़ी गलियों में, या एक निश्चित योजना के अनुसार? तो किसके अनुसार? एक निश्चित योजना के अनुसार। ये सारे सारे आपके होमवर्क हैं, इसे काम कंप्लीट करिएगा। सही जोड़े बनाने हैं, ये तो आप खुद करिए। इतना लेक्चर दिया है तो उसको समझिए, ठीक। ये सारे सारे हैं। तो ये लेक्चर आपका खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जिससे और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। अगले आने वाले क्लास में हम पढ़ाएंगे वैदिक काल के बारे में, और इसे वैदिक काल ही क्यों कहते हैं, क्या खास बात है इसमें, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।